नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन 6 नवंबर से ही किया गया है। इस टेस्ट सीरीज का कल यानी 13 नवंबर को दूसरा टेस्ट जो पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट है वह आप निःशुल्क दे सकते हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा भी आपके साथ की जाएगी और टेस्ट में शामिल होने के बाद आपको अखिल भारतीय रैंकिंग के साथ विस्तृत रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यह टेस्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में दे सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करा सकते हैं। 2023 में प्रयास करने वाले सारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए इस टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल हों। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस सीकरी उच्चतम न्यायालय की पीठ में सीधे नियुक्त होने वाले पहले वकील थे। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो सरकार कोलेजियम की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए उन्हें वापस भेज सकती है, और यदि कोलेजियम उन नामों को पुनः भेजता है तो सरकार आगे किसी भी तरह की आपत्ति नहीं कर सकती है। आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, दोनों कि इनमें से कोई भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत इसे अपील की अंतिम अदालत और सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में अनेक योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें 5 साल के लिए उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर उन्हें 10 सालों के लिए उच्च न्यायालय आदि में अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर वे राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी हो। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी न्यूनतम आयु को निर्धारित नहीं किया है। इसके अलावा 1964 में जस्टिस सीकरी सीधे सुप्रीम कोर्ट बेंच में नियुक्त होने वाले पहले वकील थे। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो सरकार कोलेजियम की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए उन्हें वापस भेज सकती है, और यदि कोलेजियम उन नामों को पुनः भेजता है तो सरकार आगे किसी भी तरह की आपत्ति नहीं कर सकती है। यानी इस संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। वे होयसल साम्राज्य से जुड़े सामंत थे। उन्हें बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सम्राट नृपकाम से अनुमति लेने के बाद उन्होंने बेंगलौर किले का निर्माण किया। वे बहुभाषी थे और तेलुगु भाषा के एक यक्षगान नाटक कवि राजमार्ग के लेखक थे। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3 कि इनमें से कोई भी नहीं। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के संदर्भ में आज के न्यूज़पेपर्स में खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर ही रखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की तो वे विजयनगर साम्राज्य के तहत 16वीं शताब्दी के सामंत थे, जिन्हें व्यापक रूप से बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक मंत्री के साथ शिकार करते हुए एक नए शहर के विचार की कल्पना की
और बाद में प्रस्तावित शहर के चारों कोनों में टावरों को खड़ा करके अपने क्षेत्र को चिन्हित किया। उन्हें शहर में पीने और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 1000 झीलों को विकसित करने का भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि बेंगलौर का किला 1537 में एक मिट्टी के किले के रूप में शुरू हुआ था, जिसके निर्माता केम्पेगौड़ा ही थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा अच्युत राय से अनुमति प्राप्त करके इसका निर्माण किया। आप यह भी याद रखेंगे कि हालांकि केम्पेगौड़ा विशुद्ध रूप से कन्नड़ा भाषी समुदाय से संबंधित थे, इसके बावजूद वे बहुभाषी थे और उस समय की राजकीय भाषा तेलुगु में उन्होंने एक यक्षगान नाटक की रचना की, जिसे गंगा गौरी विलास के रूप में जाना जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के संदर्भ में तीनों ही जो कथन है वह सही नहीं है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है, प्रतापगढ़ किला सांगली जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई प्रतापगढ़ में हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3, कि इनमें से कोई भी नहीं। प्रतापगढ़ किले के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह किला महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित एक पहाड़ी किला है। किले का ऐतिहासिक महत्व शिवाजी महाराज और बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान के बीच 10 नवंबर 1659 को हुई एक लड़ाई के कारण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अफजल खान की हत्या के बाद बीजापुर सेना पर निर्णायक मराठा विजय प्राप्त हुई थी। हालांकि जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान को लेकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिवाजी का जन्म जुन्नार शहर के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था, जो वर्तमान में पुणे जिले में अवस्थित है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि सही विकल्पों की यदि हम पहचान करें तो केवल तीसरा ही विकल्प एक ऐसा है जो सही है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन ग्रे लंगूर की आयुसीयन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। काला टॉप खज्जियार वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक पशु अभ्यारण्य है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से गलत है। या है केवल 1, केवल 2, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं हिमालयन ग्रे लंगूर की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिमालयन ग्रे लंगूर, जिसे चंबा पवित्र लंगूर के रूप में भी जाना जाता है, वह एक कोलोबिन है, जिसका अर्थ है पत्ती खाने वाला बंदर। इसे विश्व स्तर पर एक लुप्त प्राय प्रजाति यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता है, क्योंकि इसकी आबादी 15 से 20 समूहों में 1500 परिपक्व लंगूरों से भी कम होने का अनुमान है। हाल ही में इसकी भोजन संबंधी आदतों पर शोध किया गया है, जो सितंबर और नवंबर 2020 के बीच हिमाचल प्रदेश में काला टॉप खज्जियार वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं काला टॉप खज्जियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित एक पशु अभ्यारण्य है। इस रूप में दूसरा जो हमारा कथन है वह सही है। हालांकि पहला कथन हमारा सही नहीं है, और चूंकि हमें गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आप इस चित्र में भी हिमालयन ग्रे लंगूर को देख सकते हैं। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आपके विकल्प हैं उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान है।
जिसका प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक शर्त है। और इसके संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रदान की गई है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे को देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मुद्रा निगरानी सूची पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम के साथ भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया, जिसके तहत उन देशों की मुद्रा प्रथाओं और व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत पिछले 2 सालों से इस सूची में था। चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान ऐसी 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान निगरानी सूची का हिस्सा हैं। आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग इस संदर्भ में अर्धवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जहां उसे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास को ट्रैक करना होता है और विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण करना होता है। यह अमेरिका के 20 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों की मुद्रा प्रथाओं की समीक्षा को करता है। इसके संदर्भ में अमेरिका का 2015 का अधिनियम महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार 3 मानदंडों में से 2 को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा जाता है। इन मानदंडों में महत्वपूर्ण है अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष, जो 12 महीने की अवधि में कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए। इसके अलावा 12 महीने की अवधि में जीडीपी के कम से कम 2% के बराबर भौतिक चालू घाटा अधिशेष होना चाहिए। इसके अलावा लगातार एक तरफा हस्तक्षेप देखा जाना चाहिए, जिसमें 12 महीने की अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% कुल विदेशी मुद्रा की खरीद को किया गया हो। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इन तीनों मानदंडों को पूरा करता है, ऐसे देशों को करेंसी मैनिपुलेटर यानी मुद्रा का जोड़ तोड़ करने वाले देश के रूप में लेबल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, यद्यपि मुद्रा निगरानी सूची में शामिल किए जाने पर किसी प्रकार का जुर्माना प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। हालांकि यह वित्तीय बाजारों में देशों की वैश्विक वित्तीय छवि को खराब कर सकता है। इससे निर्यात लाभ हासिल करने और विदेशी मुद्रा नीतियों के संदर्भ में भी प्रभाव देखा जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।